मोहित जी, जो अनपढ़ व्यक्ति हैं हम्म। तो वो केवल 3% बेरोजगार है, और जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन पूरी पूरी कर ली है वो 15% है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं वो 29% है। इसका मतलब है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम बेरोजगार की होते इसमें जा रहे कैटेगरी में उसमें होते जा रहे हैं। तो आज हमें एजुकेशन को में ये समझना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस केवल टॉप ग्रेड लाना, क्लास टॉप करना या डिग्रियां हासिल करना ही एजुकेशन नहीं है। 80% इंजीनियर्स आर नॉट कैपेबल टू वर्क इन एनी एमएनसी, और 92% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमबीए होते हुए भी दे आर नॉट स्किलफुल फॉर एनी कंपनी। मतलब वो डिग्रियां लेके बैठे हैं। डिग्रियां लेके बैठे हैं। यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से 7.5 लाख स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवर एजुकेशन सिस्टम। आज चाइना का ये है कि वो 100 ऐसी यूनिवर्सिटी डेवलप कर रहे हैं जो 21वीं सदी में बहुत ज़्यादा एक माइलस्टोन होगी उनके लिए, और 10 ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनको वो टॉप 100 में शामिल करना चाह रहे हैं। और अभी चाइना में 7 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं। हमें ये समझना चाहिए मोहित जी कि ऑल द स्टोरी ऑफ सक्सेस हैज़ द स्टोरी ऑफ फेलियर। तो वर्ल्ड में ऐसा कौन सा देश है जिसका एजुकेशन सिस्टम सबसे बेस्ट है और क्यों है? तो जैसे जैसे जनरेशन आ रही है, जैसे आपने बोला अभी जेन ज़ी है, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर उसके बाद जो भी आ रही है, तो उनकी इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना आरजी मोहित और स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए है मेहता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन मिस्टर राधेश्याम शर्मा। स्वागत है सर आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल सर। तो सर अब शुरुआत करते हैं, लेकिन सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप इतना एजुकेशन ग्रुप चला रहे हैं, मेहता ग्रुप चला रहे हैं, तो आपका नेचर कैसा है, कूल या फिर डिक्टेटर? देखिए मोहित जी, 25 ईयर्स की जर्नी रही है एजुकेशन फील्ड में, और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो भी लाइफ का मोटो रहा है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का रहा है। हमेशा सीखते रहना है, और इसी मोटो को देखते हुए मैं बच्चों में होलिस्टिक अप्रोच या होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, न्यू टीचिंग आइडियाज़ कैसे डेवलप हो, और उसके लिए मैं दिन रात इसी के ऊपर काम करता रहता हूँ। तो मैं कूल या डिक्टेटर, ये तो जो यहाँ से निकले हुए जो स्टूडेंट्स हैं वही आपको ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं स्टूडेंट्स के बीच में रहूँ। और मेरी आज एनर्जी का जो आप देख पा रहे हैं वो सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो स्टूडेंट्स का रहा है। तो कह सकते हैं आप एक तरह से थोड़े कूल हैं क्योंकि अगर डिक्टेटर होते तो स्टूडेंट्स आपसे डरते। नो नो नो, उसमें 25 ईयर्स के स्पान में मैंने ये देखा है कि मेरे से एक भी सिंगल स्टूडेंट्स भी नहीं डरता है, और जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है वो ज़रूर मेरे से शेयर करता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। तो सर चलिए वो आगे बढ़ते हैं, और अब मैं जानना चाहूंगा कि एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है? एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। हमारे जो एथिक्स हैं, हमारे वैल्यू है, हमारी जो लाइफ को समझने की जो एक कैपेसिटी है, वो डेवलप करने का प्रोसेस ही एजुकेशन है। तो आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को लाइफ रेडी बना रहा है, या फिर ये एक ट्रैप है और ये बस एक बिजनेस बन के रह गया है? आज का सिनेरियो देखते हैं तो वी आर लैकिंग बिहाइंड इन एजुकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन का जो पिक्चर होनी चाहिए थी वो मैं आज वो देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, स्टूडेंट्स के हाथ में डिग्रियां हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि देयर डिग्री इज नो लॉन्गर गारंटी फॉर योर सक्सेस इन देयर करियर पाथ। अब वो ये हम एजुकेशन सिस्टम का यदि हम कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज से, जैसे, तो मैं ये यहाँ ये ऐड करना चाहूँगा मोहित जी कि एक नेशन को ग्रेट कौन बनाता है?
सबसे पहले है सिटीजन, सेकंड है उनका एजुकेशन सिस्टम, चाहे मैं बात करूँ यूएसए, हम्म चाइना, हम्म जापान या जर्मनी, हम्म ये डेवलप्ड कंट्री है, हम्म लेकिन इनका एजुकेशन सिस्टम मैंने डिटेल से इनको सर उसमें देखा है। तो मैं यहाँ ये ऐड करना चाहता हूँ कि इनके एजुकेशन सिस्टम में, चाहे हम एजुकेशन जो बजट की बात करें हम्म वो काफ़ी अच्छा है। दूसरा हम बात करें कि वहाँ का जो भी एजुकेशन सिस्टम में एक प्रैक्टिकल बेस और एक वोकेशनल ट्रेनिंग बेस है। हम्म आज प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री अलग डिमांड कर रही है। इंडस्ट्री चाहती है कि भाई 5 व्यक्तियों का काम एक व्यक्ति कर दे, हाँ, और आज हमारे 5 व्यक्ति ऐसे हैं कि जो उनके एक व्यक्ति का काम ही नहीं नहीं कर कर पा रहे। सकते। हाँ। तो उनके पास डिग्रियां होती हुई भी दे आर नॉट स्किल्ड। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा-सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, और हम्म उसमें एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एप्लीकेशन बेस आप थोड़ा समझाएंगे? एप्लीकेशन बेस का ये है कि बिजनेस क्या है? हम्म बिजनेस एक एप्लीकेशन है कि हम्म वहाँ पे जो भी अप्लाई हो रही है, हम्म और वो उसमें जैसे अगर बच्चे में वो स्किल नहीं है, हम्म बच्चा वो स्कूलिंग या यूनिवर्सिटी से सीख के नहीं आ रहा है, हम्म तो वहाँ पर वो गुड फॉर नथिंग है, वहाँ पे वो किसी भी काम का नहीं है। हम्म तो अब आज इंडस्ट्री इस पोजीशन पे है कि वो उन ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेंड भी नहीं करना चाहती, यानी कि वो चाहती है कि वेल ट्रेंड हमारे पास में जो भी इंटरव्यू उसमें स्टूडेंट्स आए हैं तो वो वेल स्किल्ड हो, अब वेल एजुकेटेड नहीं, हाँ, वेल स्किल्ड हो, पहले से ही होने चाहिए, पहले से ही होने चाहिए, उन्हें ही हम ट्रेन करेंगे। उन्हें हम ट्रेंड करेंगे। ओके। तो जैसे आपने यहाँ पे कंपैरिजन किया है, तो आप जैसा कि आपने मेरे को पहले बताया था कि आप काफी कंट्रीज घूम चुके हैं, हम्म। तो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो हम कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं एजुकेशन के मामले में? देखो, आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाइना है, हाँ। और इसको मैं अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि चाइना भी पॉपुलेटेड कंट्री रहा है, हाँ। वर्ल्ड नंबर 1 रहा है, हम्म अभी तो हम नंबर 1 हो गए हैं, हम्म और दोनों कंट्री लगभग एक ही सेंचुरी में ब्रिटिश रूल से फ्री हुई है। हाँ। 1947 इंडिया एंड 1949 चाइना। अब चाइना का जो एजुकेशन सिस्टम रहा है वो रहा है कि डाउन टू टॉप। जब भी ना, डाउन टू टॉप का मतलब है कि उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, हम्म और अपने लिटरेसी रेट को बढ़ाने के ऊपर उन्होंने काम किया। हम्म फिर उसके बाद में आता है सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन में इन्होंने उन्होंने ऐड किया वोकेशनल ट्रेनिंग। अब जब वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चा स्कूलिंग से स्टार्ट करता है, हाँ। इंडस्ट्री को उस वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो बच्चे को ये पता है कि मैंने ये ट्रेनिंग ली है तो मुझे आगे जाके मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है। हाँ। फिर आता है टर्सरी लेवल की एजुकेशन। आज चाइना का ये है कि वो 100 ऐसी यूनिवर्सिटी डेवलप कर रहे हैं, 100 जो 21वीं सदी में बहुत ज़्यादा एक माइलस्टोन होगी उनके लिए, और वो उनके ऊपर काम भी चल रहा है। और 10 ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनको वो टॉप 100 में शामिल करना चाह रहे हैं, और अभी चाइना में 7 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो यहाँ और जबकि मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमारी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है, मतलब इन्होंने उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। ये जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, तो ब्रिटिशर को क्या है कि काम करने के लिए क्लेरिकल या कोई भी काम करने के लिए उनको एक ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत थी। अब कम्युनिकेशन एक बड़ा गैप था उस टाइम पे। हाँ, उनको हिंदी नहीं आती थी, हाँ। और उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो अच्छा। उन्होंने 1835 में लॉर्ड मैकुले ने एक एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट की, इम्पोज की, जिसका यही था कि भाई उन्होंने जो कंपलसरी एजुकेशन में एक अंग्रेजी को भी उन्होंने एक भाषा के रूप में कंपलसरी पार्ट बनाया गया, ओके। जिसमें कि यहाँ के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश सीखे। और वो करिकुलम ऐसा रहा है कि
वो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सके। केवल ये छोटे मोटे काम है, वो काम करते रहें, दे कांट आस्क एनी क्वेश्चंस। आपका कहने का मतलब ये है कि उन्हें बस रोबोट्स चाहिए थे कि हाँ, हाँ। वो जो बोले वो चीजें समझ जाएं, सुन लें और काम करें और कोई क्वेश्चन ना करे। यस, यस, इसलिए बिल्कुल उन्होंने डेफिनेट। एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को लाया। हाँ, बिल्कुल सर। मोदी जी उनको इंडिया की एजुकेशन में कैसे डेवलपमेंट हो, उनसे उनको कोई लेना-देना नहीं लेना था। देना नहीं था। भाई वो एक रोबोट की जैसे आपने बताया कि हाँ, जो हाँ। वैसे काम करें और उनके कहने के ऊपर इशारों के ऊपर वो सारी चीज़ें तो उसमें चलती रहे। जैसा कि पहले हमारे गुरुकुल सिस्टम चलता था, तो उन्होंने उनको जब ये अपना ये जो सिस्टम ला रहे थे एजुकेशन वाला, ये लाने के लिए पहले वो खत्म करना की नीड पड़ी होगी। हुँ, हुँ। तो उसकी क्वालिटी क्या-क्या थी हमारी? देखो ये तो आपको भी पता है कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत जो है वो विश्व गुरु रहा है। हुँ। तो विश्व गुरु ऐसा ही नहीं कहते हैं कोई भी। उसके लिए ये है कि भारत में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे नालंदा, तक्षशिला, तो वहाँ पे अब्रॉड से स्टूडेंट स्टडी करने के लिए आते थे पहले। पहले आते थे। और संस्कृत भाषा, तो हुँ। उस उनमें क्या है कि एक मोरलिटी एजुकेशन या मोरल एजुकेशन की बात करें, हुँ। स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात करें, तो वहाँ पे एक इस एजुकेशन में क्या है कि पीस है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गुरुकुल सिस्टम रहा है, हुँ। उस गुरुकुल सिस्टम की आज के समय में नीड है। नीड है। अब वो मैं इसको एक थोड़ा एलॉबरेट करने की कोशिश करूँगा कि गुरुकुल सिस्टम में स्टूडेंट्स को अपना घर छोड़ना पड़ता था। हाँ। और उसके लिए क्या है कि अ, गुरु ये चेक करते थे कि स्टूडेंट्स में पोटेंशियल कहाँ है। हाँ, कि किस फील्ड में है। किस फील्ड में हाँ, व्हाट हाँ। आर एनी स्टूडेंट गुड एट। हुँ। तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही उसको जो पर्टिकुलर एजुकेशन में उसको ट्रेंड करते थे। हुँ। यहाँ एग्जाम्पल बात करें कि जैसे द्रोणाचार्य की है, में तो द्रोणाचार्य ने पांडव और कौरवों को शिक्षा दी। हुँ। तो उन्होंने सबको, ऐसा तो है नहीं कि भाई सबको तीरंदाजी सिखा दी। नहीं, नहीं। युधिष्ठिर को भाला सिखाया, हुँ। भीम को गदा सिखाई, अर्जुन को तीरंदाजी सिखाई। तो ये उन्होंने उनका पोटेंशियल चेक करने के बाद में ये हुआ। हाँ। आज हम क्या कर रहे हैं कि आज के एजुकेशन की बात करें कि ऑल द इंस्टीट्यूट जस्ट लाइक ए फैक्ट्री एंड वी आर मैन्युफैक्चरिंग सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। हुँ। वी जज ऑल द स्टूडेंट बाय देयर ग्रेड्स। तो हुँ। ये नहीं है। यहाँ इंटेलिजेंस को हमें समझना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस है क्या। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो अभी का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये एक तरह से सही नहीं है, जो कि एक तरह से बोलते हैं ब्रिटिशर्स ने हमें दिया है। हाँ। उन्होंने हमारे गुरुकुल को बंद करवा के अपना एजुकेशन सिस्टम लाए हैं वो। तो ये बिल्कुल गलत है, मतलब सही तो नहीं है कहीं पे भी। हाँ, हाँ, बिल्कुल है। और यानी कि वो सही था। बिल्कुल। तो अब हमें इसमें ऐसे इम्प्रूवमेंट लाने होंगे। हुँ, हुँ। तो क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं हम? देखो मैं पहले अपने इंडियन एजुकेशन के बारे में थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो हमारा जैसे 19th सेंचुरी का कंटेंट है हाँ। और 19th सेंचुरी का ही आर्किटेक्ट है हाँ। और 20th सेंचुरी की उसमें मैथोलॉजी है हाँ। और 21 सेंचुरी के स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है। मोहित जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने भी कॉलेज पूरा कंप्लीट किया है, हुँ। तो मुझे आप ये बताइए, आपने हिस्ट्री पढ़ा, हुँ। आपने बहुत सारे मैथमेटिक्स के ऐसे फॉर्मूले देखे हैं, हुँ। तो क्या उनका आप अपनी इस लाइफ में उनका कहीं पे यूज कर पा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा नहीं। कि उनका यूज नहीं है, हाँ। लेकिन हमें उसकी जगह एक प्रैक्टिकल एजुकेशन, एक हुँ। वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन देनी चाहिए। तो ये क्या कहीं न कहीं एक इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में मैं थोड़ा फ़ॉल्ट समझता हूँ। हाँ। और ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क नहीं कर रही है, बहुत अच्छा वर्क चल रहा है। हुँ। और इंडियन स्टूडेंट्स में बहुत सारा पोटेंशियल भी है, लेकिन कहीं जो भी हम एक डेटा के ऊपर वो देखते हैं, तो हुँ। बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग डेटा सामने आता है कि मोहित जी, जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, हुँ। तो वो केवल 3% बेरोज़गार है। मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है जो वो टी पढ़े-लिखे नहीं हैं, वो केवल 3% आपके अनएम्प्लॉय है। हाँ। और जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन पूरी कर ली है, वो 15% है और जो पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, वो 29% है। इसका मतलब है कि हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो हुँ। हम बेरोज़गार की होते उसमें जा रहे हैं। कैटेगरी में उसमें उसमें होते जा रहे हैं। तो हुँ। ये चीज़ें हैं। और आपको
जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेटा आया है सामने, उसमें ये है कि हमारे 80% इंजीनियर्स आर नॉट कैपेबल टू वर्क इन एनी एमएनसी। 80% ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और 92% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमबीए होते हुए भी दे आर नॉट स्किलफुल फॉर एनी कंपनी। मतलब वो डिग्रियां लेके बैठे हैं। डिग्रियां लेके बैठे हैं। क्योंकि उनकी उनकी डिग्रियों में उसमें एप्लीकेशन बेस नहीं है। आपको यहाँ समझनी पड़ेगा व्हाट इज ए कंपनी नीड। हम्म कंपनी विल नॉट आस्क अबाउट योर डिग्री, कंपनी विल आस्क अबाउट योर स्किल। स्किल। तो व्हेन यू आर नॉट स्किलफुल तो डू यू आर गुड फॉर नथिंग। यानी कि यहाँ पर जो गैप है कि स्टूडेंट्स को चाहिए जॉब या और कंपनी में जॉब है बट उनको चाहिए स्टूडेंट्स जिनके पास स्किल हो। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहा है कि हमें जैसे एजुकेशन को जॉब ओरिएंटेड समझ लिया, जबकि एजुकेशन का मतलब जॉब लेना तो है, लेकिन जॉब लेने के साथ साथ एजुकेशन को समझना पड़ेगा कि एजुकेशन का है कि हमारे कॉग्निटिव एबिलिटी को डेवलप करना, हमारे सोचने समझने की कैपेसिटी को डेवलप करना भी तो एजुकेशन है। हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारा डिसीजन मेकिंग, तो इट्स ऑल अबाउट ये एजुकेशन। और एजुकेशन की आज की डेफिनेशन क्या होगी? लिटरेसी के बारे में पहले कहा जाता था कि कोई व्यक्ति स्कूल नहीं गया, पढ़ा लिखा नहीं है, ये इलिटरेट, राइट। लेकिन आज लिटरेसी की डेफिनेशन ये है कि जिस स्टूडेंट ने या जिस किसी भी पर्सन ने सीखना छोड़ दिया तो वो इलिटरेट है। अच्छा। तो एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो भी हम सीखते, क्योंकि अभी एडवांसमेंट ऑफ एआई का हम देख पा रहे हैं। तो आपको एआई के साथ में अगर अलाइन विद करना है तो आप ये देखेंगे कि ये देखिएगा यार एआई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो एआई बिगाड़ेगा नहीं, या तो आपको एआई को समझना पड़ेगा। नहीं, उसके बाद में अगर एआई ने जैसे एआई को आपने नहीं समझा तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि फिर बाद में आपको जैसे इसको किसी भी हालत में भी समझा नहीं सके, क्योंकि इसका एडवांस वर्जन धीरे धीरे उसमें आता रहेगा। ये है उसमें। और अभी जैसे हम कंपैरिजन कर रहे थे एक अदर कंट्री के साथ, तो वर्ल्ड में ऐसा कौन सा देश है जिसका एजुकेशन सिस्टम सबसे बेस्ट है और क्यों है? देखो, इंडेक्स में पहले फिनलैंड था, अभी सेकंड नंबर पे है फिनलैंड। तो मैं फिनलैंड के बारे में ही, मैं वहाँ गया हूँ तो उसके बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई भी फोर्थ क्लास तक कोई भी एक ये एग्जाम सिस्टम नहीं है। अच्छा। तो बच्चा खेल खेल में सीखो, बच्चा कहाँ क्लिक कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे लेना चाहूँगा कि एक ग्राउंड में फुटबॉल रखी गई है और एक क्लास को कहा कि यू हैव टू किक। तो मोहित जी, जो वहाँ का स्टूडेंट्स का जो किकिंग वेरिएशन वो डिफरेंट है। स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप दौड़िए, तो ऐसा तो नहीं सारे बच्चे फर्स्ट आ जाएंगे, कोई बच्चा बहुत पीछे भी रह गया, कोई बच्चा आगे भी रह गया। तो यहाँ पर वो चेक करते हैं देर स्पोर्टी नेचर की कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है। वहाँ पर वो चेक करते हैं कि बॉडी काइनेटिकल इंटेलिजेंस, ये बच्चा अच्छा एथलीट बन सकता है, अच्छा रनर बन सकता है। सो अब फिर एक उनको क्वेश्चन दिया गया लॉजिकल मैथमेटिकल। तो अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इन्होंने क्वेश्चन को सोल्व किया लेकिन टाइम लिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने तुरंत ही इंस्टेंटली क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो ये यहाँ पर उनकी जो लॉजिकल मैथमेटिकल को समझा जा सकता है। ऐसा ही क्या है कि जैसे एक बच्चा क्या है कि जिसमें एम्पैथी है, जो दूसरों की प्रॉब्लम को समझता है और वो एग्जैक्टली उनकी फीलिंग को भी समझ रहा है, तो वो वहाँ पे चेक किया जाता है कि उसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। तो आज हमें एजुकेशन को में ये समझना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस केवल टॉप ग्रेड लाना, क्लास टॉप करना या डिग्रियां हासिल करना ही एजुकेशन नहीं है। इंटेलिजेंस के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आपके लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। आप जैसे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपको पता है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो ये लिंग्विस्टिक आपकी इंटेलिजेंस है। तो आप यू आर गुड एट योर माय स्किल। यस।
तो यू आर गुड एट, तो यू कैन बी ए कम्युनिकेटर, है हम्म ना, सो स्पीकर आर देयर, एंटरप्रेन्योर आर देयर, सो मेनी आर देयर। ओके तो सेकंड इज, मैंने पहले कहा कि भाई लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आर इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। हम्म जैसे मान लो कि हम दूसरों की फीलिंग को समझ जाते हैं हम्म और दूसरों की फीलिंग को समझकर एग्जैक्ट ऐसा बता पाते हैं, तो वो इंट्रापर्सनल होता है। तो उसमें हम फिलोसफर बन सकते हैं, हम्म एक मैनेजर बन सकते हैं। जैसे अभी 2-3 फिलोसोफर भी यूट्यूब पे आप देखते हुए होंगे, आचार्य प्रशांत हाँ हाँ है ना, और ओशो का भी मैं एग्जांपल लेना हम्म चाहूँगा यहाँ पे। तो ये ऐसे इंटेलिजेंस है जिसमें ना केवल गवर्नमेंट, ना केवल कोई भी एनी इंस्टीट्यूट, बल्कि पेरेंट्स को भी इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हम्म अपने बच्चों का पोटेंशियल चेक करना पड़ेगा, ओके। तब जाके हम एक ग्रेट इंडिया की कल्पना कर सकते हैं। और जैसे अभी आप बात करते 4th क्लास तक तो वो हो गया, उसके आगे का उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है? हाँ, 4th क्लास के बाद में फिर वो उसमें वो उनका क्या है कि जैसे अभी यहाँ पे हर क्लास का एक टेस्ट सिस्टम होता है, तो उनका एक जैसे 10th स्टैंडर्ड के बाद में कॉमन एग्ज़ाम होता है, और कॉमन एग्ज़ाम के भी इस प्रकार का है कि वहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। हम्म हमारे तो यहाँ की जो बच्चा स्पोर्ट्स में है उसका भी सेम पेपर है, और जो बच्चा म्यूजिक में उसका भी सेम पेपर है। हाँ तो वहाँ अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स पोटेंशियल के पेप- अकॉर्डिंग उनको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। हम्म, और वहाँ आपने देखा होगा फिनलैंड नंबर 1 कंट्री है नॉट इन एजुकेशन, इन हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अब वो वो, हाँ, हैप्पी सबसे, भी इसीलिए हैं क्योंकि वो हाँ, अपनी स्किल में काम कर रहे अपनी हैं। स्किल में काम करें, यानी हाँ कि वे जो भी चाह रहे हैं बच्चे, वो उनको जैसे गवर्नमेंट भी दे पा रही है, पेरेंट्स भी उसको समझ पा रहे हैं। हम्म और वहाँ पर एक बात ये बताऊँ कि यहाँ पे अभी हम टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं है। वहाँ पे कोई टीचर्स के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं है कि भाई उसमें बस वो बच्चों की साइकोलॉजी को समझे, हम्म वो वहाँ पे अच्छे टीचर हैं। ओके। तो आपने यहाँ पे जैसे अभी पेरेंटिंग की बात की है ना, कि एजुकेशन सिस्टम को अगर इम्प्रूव करना है, उसमें थोड़े चेंजेस लाने हैं, तो एक गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही यस, यस। है ना? टीचर्स भी अपना कर रहे हैं। तो टीचर्स और गवर्नमेंट अपना इम्प्रूवमेंट लाएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो पेरेंट्स है उनका भी माइंडसेट, उनकी मेंटेलिटी चेंज करनी होगी। यानी कि 3 पिलर है एजुकेशन सिस्टम के एक तरीके से, है यस। ना? 4th पिलर आता है स्टूडेंट्स। तो अब मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि कॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक्स कौन-कौन सी होती है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, और मोहित जी, मैं पेरेंटिंग के ऊपर बुक भी लिख पा रहा हूँ, तो मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि समय समय पर पेरेंटिंग बदली है, हुँ, लेकिन जो पेरेंटिंग जो एक आइडियोलॉजी है वो चेंज नहीं हुई। हमारे दादाजी भी हमें उसी प्रकार से डांटते थे कि पढ़ना है, पापा जी भी उसी प्रकार से डांटते थे, जैसे हमें ऐसा स्टिक रहते थे, भाई हाँ, ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, ये सही है, हुँ, आपको टोटल उसमें। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि आज की जो जनरेशन है वो जेन जी जनरेशन है, हुँ, बॉर्न विद सोशल मीडिया। हुँ, अब उसकी उन स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ये देखना होगा कि स्टूडेंट या पर्टिकुलर बच्चा बोल नहीं रहा, लेकिन वो ऑब्जर्व सब कर रहा है। और यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चा इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से सीखता है। हाँ, तो क्वेश्चन इज हियर कि व्हाट डज ए चाइल्ड वांट? ए चाइल्ड वांट वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस एंड अटेंशन। हुँ, हुँ, अब उसको वो चाहता है कि भाई मेरी भी एक वैल्यू है। हुँ, वो चाहता है कि मम्मी पापा मेरी तरफ ध्यान दें, मेरे को भी समझिए। मेरे को भी समझे, और एक अच्छा मुझे स्वीकारें। हुँ, अगर ये नहीं हो रहा है तो वो बच्चा बाहर से लेगा। हुँ, तो वो ये नहीं देखेगा कि भई उसमें वो सही है या गलत हाँ, है। सही गलत नहीं हाँ, दिखेगा। सेकंड या यहाँ पे पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि वो एक कैट रेस जो एक चल रही है कि भई मुझे अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, हुँ, इंजीनियर बनाना है, सीए बनाना है, क्लेट करवाना है। हुँ, तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर योर चाइल्ड गुड एट? आपका बच्चा किस काम में अच्छा है? हुँ, जबकि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से कंसल्ट करते हैं कि सर, ये जो है दिन रात इधर से उधर भागता रहता है, हुँ, हुँ, या जैसे किसी भी मशीन को ऐसा ऑपरेट करता है, उसको पूरा खोल देगा फिर वापस उसको सेट कर देगा। हुँ, तो और इसमें यहाँ से जैसे मान लो कि
कि मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे मैं इनको ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। मेरी जैसे जो मैंने स्टडी की उसमें कि उनका बच्चा किसी अलग एरिया में अच्छा है, लेकिन वो उसको जज कर रहे हैं कि मेरा बच्चा स्कूलिंग की जो जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें टॉप में रहना चाहिए। जबकि भगवान ने हर बच्चे को एक यूनिक बनाया है। हर बच्चे की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो इसका और मतलब इंटेलिजेंस वो नहीं है कि जो आपकी ग्रेड्स में है, नो, इंटेलिजेंस ये आपके अंदर है, आप किस फील्ड में हो। किस फील्ड में हो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। और मुझे बताइए कि आप एक बार सराउंडिंग में देखिए कि जो बच्चा जैसे स्कूल में जैसे मान लो पुअर ग्रेड में रहा हो, तो वो बच्चा आज अच्छा भी कर रहा है, हाँ बिल्कुल। बिजनेस में अच्छा अच्छे कर रहे हैं। और जो बच्चा अच्छे अच्छे ग्रेड में रहे हो, तो जस्ट लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो दे आर लैकिंग भी है, वो पीछे भी हो सकते हैं। पीछे हो सकते तो हैं ये और है भी। यहाँ पे मैंने ये कहा कि भाई हमें आईक्यू के साथ साथ ईक्यू को भी समझना पड़ेगा। तो पेरेंटिंग की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि देखो, यहाँ पे आज के पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को 4 स इम्पोर्टेंट है। पहला है बच्चों को समय दो, दूसरा स है उसको समझो, उसको समझाओ मत, तीसरा है उसको स्वीकारो जैसा भी है, उसको काउंसलिंग मोटिवेट करने की आपकी ज़रूरत है, और चौथा है उसको संस्कार दो। तो ये 4 से इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। आज का पेरेंट्स यदि बच्चे के साथ में स्टिक है, तो आने वाले समय में बच्चा भी पेरेंट्स के साथ में स्टिक होगा, ये भी समझना ज़रूरी है। और जो पेरेंट ज़्यादा बच्चे के साथ स्टिक है, तो वो बच्चा झूठ बोलना स्टार्ट करता है। सेकंड, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चा ये चाह रहा है कि डोंट बी माय टीचर। टीचर्स बहुत सारे हैं जिनसे मैं पढ़ रहा हूँ, और भी आगे पढ़ूंगा, लेकिन आप मेरे एक आइडियल पेरेंट्स ही रहिए। आज पेरेंट्स क्या है कि बिकम टीचर, वो कि भी हाँ, हाँ छोटी छोटी बातों के लिए। जो पेरेंट्स जो हाँ, टीचर्स करते हैं वो पेरेंट्स करने लग गए। यस यस। और तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे जो बेसिक जो नीड है वो पेरेंटिंग की है। तो आप जो अपनी बुक लिख रहे हैं उसका अभी तक आपने नाम सोचा है अभी कुछ? अभी जैसे टॉपिक, जैसे मैंने टॉपिक आपको बताया है कि पेरेंटिंग के लिए है, तो इसके मैंने बहुत सारे अभी स्टडी चल रही है, अच्छा। और 90% उस बुक का लगभग हो वो गया। काम भी हो गया है। और ये इंडियन पर्सपेक्टिव के ऊपर है। तो ये बुक कब आपको तक आ जाएगी आपकी? ये न्यू ईयर तक का न्यू प्लान है, ईयर तक आ न्यू जाएगी ईयर ना? तक का प्लान है इसके ठीक है, ऊपर। फिर न्यू ईयर पे आपके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे। यस डेफिनेटली। और जैसा कि अभी हम आप बता रहे हो हमें, है ना, और जो जो एक बहुत ही बड़ा डिफ़ॉल्ट भी है एजुकेशन सिस्टम का, कि जब आपको पता है कि आपको स्टूडेंट्स की स्किल्स पर, उनकी क्रिएटिविटी पर, उनके आईक्यू, उनके ईक्यू पर फोकस करना चाहिए, तो फिर भी एजुकेशन सिस्टम बार-बार ग्रेड्स, ग्रेड्स, ग्रेड्स क्यों कर रहा है? जबकि आपको पता है कि ठीक है इस पर फोकस नहीं करना है, बट इतना भी नहीं कि आप बात-बात में ग्रेड्स कि कितने ग्रेड आए, आप उसको वीक ऐसे कर रहे हो कि आप तो वीक हो, आप वीक हो। अरे वो वीक नहीं है, आप ऐसे बोल-बोल के उसका मेंटल प्रेशर कितना दे रहे हो। तो जब ये पता है तो भी ये चीज़ क्यों हो रही है? देखिए, ये है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है। और मैं भी क्योंकि एक एजुकेशन इंडस्ट्री का एक पार्ट हूँ, और इसमें हमें भी जो भी एक करिकुलम होता है आपके एकेडमी, उसको उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी एप्लीकेबल हुँ, हुई है। हुँ। ये एजुकेशन पॉलिसी अगर सही ढंग से चलती है, हुँ, हुँ। और सही ढंग से चलेगी भी, तो इसमें एकदम से ट्रेमेंडस चेंज आएगा इंडियन ओके। एजुकेशन। तो आप वो पॉलिसी यानी कि आप एनईपी 2020 की बात यस कर रहे हैं ना? यस यस यस। तो आप फिर उस पॉलिसी के बारे में एक बार थोड़ा बताएँगे कि क्या है, क्या नहीं है? तो जो एनईपी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें एक एक फॉर्मेट है जिसके बारे में आपको डिटेल से बताना चाहूँगा कि इसमें 5+3+3+4 हुँ। ये एक फॉर्मूला है, जिसमें 5 जो स्टार्टिंग है उसको हम फंडामेंटल स्टेज कहते हैं, जिसमें आपके जो आपके प्री प्राइमरी हुँ। से स्टार्ट करके सेकंड क्लास तक का है, कि 3 साल आपको नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जिसको अपन बोलते हैं वो, और फर्स्ट और सेकंड, तो ये 5 ईयर इसमें इंक्लूड होगा। हुँ। और इसमें जो फंडामेंटल स्टेज में बच्चा केवल उसमें आपके राइटिंग है, आपके सॉल्विंग स्किल हुँ, है, हुँ। आपके जैसे इसमें आपके मल्टीप्लेक्शन है, तो हुँ, हुँ। ये पूरा सिस्टम यहाँ पे सीखेगा।
फिर उसमें आप सेकंड जो स्टेप है वो थ्री थ्री वो आपके थर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड की इसमें। तो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, उसमें आपको जैसे प्रैक्टिकल बेस के ऊपर भी आप उसको जैसे प्रोजेक्ट बेस के ऊपर वो लर्निंग रहेगी। हाँ हाँ। फिर नेक्स्ट जो आपके आता है कि वो आपके मिडिल स्टेज जिसको अपन कहते हैं मिडिल स्टेज, तो 6 टू 8th स्टैंडर्ड 3 ईयर का हो गया। तो वहाँ पर क्या है कि जो जो आपके प्रोजेक्ट बेस पे है तो वो यहाँ पे जो 6 टू 8th वाली जो स्टेज है वहाँ पर एक वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एप्लीकेशन बेस को भी ऐड किया गया है। हम्म, और यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स के लिए कि इंटर्नशिप की भी एक फैसिलिटी होगी कि पर्टिकुलर फील्ड में बच्चा कुछ सीखना चाहता है। जैसे मान लो कि बच्चा म्यूजिक में अच्छा करना हम्म। चाहता है तो वो किसी भी एक म्यूजिशियन के पास जाके वो ट्रेनिंग ले ले सकता है। तो तो इंटर्नशिप की तो भी ये एक चीज यहाँ पे स्कूल में होगी या बाहर होगी? नहीं, इंटर्नशिप का बाहरी जैसे मान लो किसी एक्सपर्ट से वो बाहर से भी कर सकता है अच्छा। इंटर्नशिप, जो स्कूलिंग में ये एक फैसिलिटी होगी उसमें। ओके। फिर आपके 4 ईयर का होगा 9 to 12। हम्म। पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो 10+2 का था, आपको पता है। हाँ। अब क्या है कि 9 to 12 का होगा। तो हम्म, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी जो मुझे अच्छा लगा, वो ये है कि मान लो कि एक साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है, पहले स्ट्रीम थी आर्ट कॉमर्स साइंस। हम्म, साइंस वाला बच्चा डॉक्टर है, ये बच्चा ये, तो ये एक सबके माइंड में सेट है कि भाई सब मुझे सेट मुझे है। ये करना है, ये नहीं करना। हाँ। लेकिन वहाँ ये है कि भाई जैसे आपने साइंस मैथमेटिक्स लिया हम्म। और साइंस के साथ या मैथमेटिक्स के साथ में आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं, तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। आप पढ़। ये है कि भाई मुझे तो अकाउंटेंसी लेनी है तो आप अकाउंटेंसी भी ले सकते हैं। हम्म। तो आप एक साइंस का ले सकते हैं, एक आर्ट का ले सकते हैं, एक कॉमर्स का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि भाई मैं तो उसमें मैथमेटिक्स के साथ में म्यूजिक लूँगा तो म्यूजिक भी ले सकते हैं। हम्म। तो ये है एक एक इसका सबसे अच्छा जो जो मुझे लगा कि बच्चे का पोटेंशियल अलग-अलग वेरियस फील्ड में है। हाँ, अगर तो वो चूज वो करना चाहे तो हाँ, कर तो वो सकता है। चूज़ कर सकता है। हम्म। आगे का है जैसे कॉलेज लाइफ़ का, तो उसमें इसको इतना इंटीग्रेटेड किया गया है कि वहाँ पे अब आप ड्रॉप आउट नहीं माने जाओगे। सपोज़ कीजिए कि जैसे आफ्टर 12th ये 4 ईयर का प्रोग्राम है। ठीक है। अब फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर ली हम्म। और आप यदि कोई स्टार्टअप आपने जॉइन कर लिया है ना, हाँ और हाँ। आपने बीच में स्टडी उसमें ड्रॉप कर दी। ड्रॉप कर दी, तो 2 ईयर 3 ईयर के बाद में भी आप अपनी स्टडी को रेगुलर रख सकते हैं। और अच्छा। आपका 1 ईयर का जो क्रेडिट स्कोर है वो वहाँ पे एक बैंक की जैसे जमा रहेगा, आपके जो भी हम्म। मार्क्स है वो सारे, फिर उससे उससे आगे आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई 4 5 साल 10 साल बाद आया तो भी? हाँ, यस, व्हाई नॉट। इसमें एज की बाउंड्री हटा दी गई। अच्छा। सेकेंड ईयर आप करते हैं तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। हम्म। थर्ड ईयर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, और हम्म। फोर्थ ईयर यदि आप कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री प्लस एक रिसर्च पर्टिकुलर फील्ड का एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ओके। ये क्या कि एक मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट है। हम्म। इस एजुकेशन पॉलिसी का मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल आपके एग्जिट है। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि इस एजुकेशन पॉलिसी को मैं एक प्रकार से जो भी डेवलप्ड कंट्री है उनकी एजुकेशन पॉलिसी से कंपेयर करते हैं, हम्म। तो ये एजुकेशन पॉलिसी इंडियन इकोनॉमी हम्म। और इन जो इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में चेंज उसमें होगा। जो हम एक बहुत सालों से सोच रहे हैं हम्म। उसमें तेज़ी से इम्पैक्टफुल होगी। हमारे यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज है वो शायद वर्थ इट नहीं है, हम्म, या फिर वर्थ इट है तो स्टूडेंट्स को वो वर्थ इट लग नहीं रही है, हम्म। या फिर जो भी बात है। तो इस क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, भारत देश को छोड़ के विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं? और एजुकेशन लोन आज के टाइम पर 22,000 करोड़ का हो गया है, पहले 18,000 करोड़ था, अब 22,000 हो गया, और डे बाई डे वो बढ़ता जा रहा है। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या देखिए हमारे जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ? और चेंज नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ और कब तक होगा? देखिए अभी चेंज का तो मैंने आपको बताया कि 2020 से ये एजुकेशन पॉलिसी एप्लीकेबल हो गई है, और हम्म। ये जो माइग्रेशन है हम्म। इंडियन स्टूडेंट्स का हम्म। वो रुकेगा। और इंडियन स्टूडेंट्स का माइग्रेशन ही नहीं, जो स्टूडेंट ऑलरेडी जैसे एनआरआई बन के अदर कंट्रीज में रह हम्म। रहे हैं वो भी इंडिया में आएंगे। ये मैं अब आज आपको कहता हूँ। यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से 7.5 लाख स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं। जस्ट पढ़ने के लिए। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। हम्म। यूनिवर्सिटी बहुत सारी हैं,
भाई जैसे 1900 के लगभग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो 50,000 कॉलेजेज है, तो मैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा। उनमें पढ़ाया जाने वाला करिकुलम इम्पोर्टेंट है। अगर उस करिकुलम में चेंज होता है तो डेफिनेटली विल चेंज, दे विल बी स्किलफुल, राइट। तो वो जहाँ जो इंडस्ट्री को डिमांड है, जो इंडस्ट्री चाह रहा है, वो अगर इंडिया ही अपने एजुकेशन सिस्टम से डेवलप करेगा तो दोनों चीज़ें अलाइंड विद होके एक ह्यूज इम्पैक्ट चेंज सामने आएगा उसका। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जो एजुकेशन लोन की बात आपने की 22,000 करोड़ का LMP है, तो वहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ में एक टैलेंट सर्च, एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए कि टैलेंट सर्च जैसे लगभग इसका जो मनी है, वो राशि है, वो लगभग 1 लाख करोड़ के लगभग हो, तो ऐसे स्टूडेंट को लोन लेने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि किसी बच्चे को MBA करना है या किसी बच्चे को इंजीनियरिंग करना है, अब टॉप यूनिवर्सिटी में जाएगा तो वहाँ पे डोनेशन लगेगा, डोनेशन लगेगा तो वो लोन जैसे लेता है। अब क्योंकि मार्केट में उसके लिए जॉब नहीं है, तो वो लोन चुकाएगा कैसे? तो जो भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले थी उससे भी और बुरी हो गई, और बदतर हो गई, क्योंकि वो एजुकेशन जो उसके पास डिग्री है वो किसी काम की नहीं है। तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट लोन नहीं ले, स्टूडेंट यहाँ से माइग्रेट नहीं करें। तो यहाँ पर हमें एजुकेशन सिस्टम को ही वोकेशनल बेस, एप्लीकेशन बेस, प्रोजेक्ट बेस, जैसे मैं हार्वर्ड की बात करता हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, आपके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और वाल्टन यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ पर जो दोनों में कंपेयर करें तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली हमारे टीचिंग के ऊपर है कि प्रोफेसर ने लेक्चर दिया, बच्चे ने लिखा, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में बच्चे को जो भी ग्रेड मिलने और डिग्री मिलेगी। वहाँ पर क्या है कि आपके टीचिंग के साथ साथ आपके प्रोजेक्ट बेस्ड है और क्रिटिकल थिंकिंग है, तो और आपके वोकेशनल उसमें ट्रेनिंग है। तो वो जो प्रोजेक्ट बेस्ड, जो केस स्टडी बेस्ड जो स्टडी बच्चा करता है, तो उसको पूरे सिनेरियो, पूरी पिक्चर का पता रहता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे स्टूडेंट्स जो स्किलफुल नहीं है, स्किलफुल हैं, लेकिन वो उनको वो बताया ही नहीं जा रहा, मतलब सिस्टम में वो चीज़ है ही नहीं, तो हम उसको ध्यान नहीं दे पा रहे, हम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। और आज के यूथ में डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ना बहुत ही आम बात होती जा रही है, क्योंकि आज के टाइम पे हम ओवरऑल बात करते हैं मोटा मोटी कि 30 to 40% लोग डिप्रेशन में हैं, उसमें से मोस्टली यूथ है वो डिप्रेशन में जा रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि 5 में से 1 इंसान डिप्रेशन में है। देखो, डिप्रेशन को हमें ये समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन इज नेगेटिविटी, एंजाइटी इज नेगेटिविटी एंड स्ट्रेस इज पॉजिटिव एंड बोथ नेगेटिव बोथ। when we think about past it's a depression and when we think about future it's a anxiety। यहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, स्पेशली आपने स्टूडेंट्स के बारे में पूछा है, क्योंकि एक्चुअली वी आर स्टकिंग टू पिलर्स, आइदर अबाउट पास्ट एंड अबाउट फ्यूचर। वी डोंट वांट टू स्टे इन प्रेजेंट, हम प्रेजेंट पे रहना नहीं चाहते हैं। दैट्स वाई वी डोंट हैव ए पीस इन आवर माइंड, हमारे माइंड में वो शांति नहीं है। तो डिप्रेशन का एक रीज़न ये है कि जैसे उस डोपामीन, उसका इंस्टेंट प्लेजर, माइंड कह रहा है कि इंस्टेंट प्लेजर लो, इंस्टेंट प्लेजर लो, और सक्सेस कहाँ है? वो बोर्डम में है, बोर्डम में। अब बोर्डम को बच्चा फील नहीं कर पा रहा, वो वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, फोकस नहीं हो पा रहा है। तो वो जो भी पेरेंट्स ने उससे एक इसमें एक्सपेक्ट किया था कि जैसे मान लो कि आपको इतना स्कोर करना है, आपको ये करना है, तो वो नहीं कर पा रहा है। तो सपोज एक स्टूडेंट्स इज सपोज टू गेट गुड ग्रेड एंड गुड मार्क्स एंड ही गेट्स लोअर ग्रेड, तो वो इट्स ए पास्ट इंसिडेंट। घर आएगा, पापा मम्मी, पेरेंटिंग क्या होगी कि आप यू आर नॉट सपोज टू, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो वो क्या होगा, इस पर डिप्रेशन होगा, इट्स पास्ट अबाउट। एंड
when he think what will be in future, future क्या है, it's a anxiety. So just because of our education system, they are depressed, they have anxiety in our mind. तो मैं यहीं ये कहना चाहूँगी कि आज टीचर्स का जो रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है. टीचर्स आर, अगर टीचर विल बी नो लॉन्गर टीचर इन फ्यूचर, राइट. इसको हम ये समझ रहे हैं कि जो भी नॉलेज आप बच्चों को देना चाह रहे हैं ऑलरेडी हमारे इसमें टैब में है, राइट. और अब जैसे एआई आ रहा है एआई ना, आ रहा है, हाँ. तो टीचर्स को उसे ब्लेसिंग समझना चाहिए, ये टीचर्स के लिए एक थ्रेट है कि भाई आप देख लो, थोड़ा समझ जाओ. टीचर वुड बी मॉनिटर, टीचर वुड बी काउंसलर, टीचर वुड बी फैसिलिटेटर. Teachers only can check their potential and they can counsel and monitor and motivate only. तो यहाँ पर हमें इसमें टीचर्स अगर अपग्रेड नहीं कर रहा अपने आप को, अलाइंड विद नहीं कर रहा इसमें एआई के साथ में, तो ही विल बी नो लॉन्गर टीचर इन फ्यूचर. तो एआई एक तरह से टीचर्स का असिस्टेंट होने वाला है. यस, डेफिनेटली. एआई टीचर्स का असिस्टेंट नहीं होने वाला है, एआई आपका भी असिस्टेंट होने वाला है, आपका भी एक सर्वेंट होने वाला है, आपका भी पर्सनल सेक्रेटरी होने वाला है. तो एआई का तो जब अभी तो ये बॉर्न बेबी है, तो जस्ट थिंक ऑफ इट व्हेन इट विल बी ग्रोन चाइल्ड एंड इट विल बी एडल्ट. So what will be the future of Indian education in any industries? AI will impact all the perspective. और जैसे अभी हमने डिप्रेशन एंजाइटी की बात की कि डिप्रेशन हम अगर पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो डिप्रेशन, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो एंजाइटी. तो ठीक है, अब 30 to 40% लोग डिप्रेशन एंजाइटी से मतलब फेज से गुजर रहे हैं. तो उनको इंस्टेंटली क्या करना चाहिए अगर वो स्टूडेंट है तो वो भी, और हम ओवरऑल सबकी बात करें, यहाँ पे यूथ की सबकी बात कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है इसका? देखो, एंजाइटी डिप्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. और लाइफ इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी. तो वी डोंट थिंक अबाउट डेस्टिनेशन, वी शुड एंजॉय अवर जर्नी. तो हमें सबसे, वी डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर लॉन्ग रन, व्हाट विल बी इन लॉन्ग, जस्ट थिंक ऑफ इट इन शॉर्ट रन. And don't think about performance, think about practice. And with their mindfulness, meditation, and with their great motivational, so many speakers are there, counselors are there, they can remove their anxiety, depression like that. बट एक चीज़ हो रहा है ना कि जब हम फेलियर से गुजरते हैं तब भी डिप्रेशन एंजाइटी हो जाती है, थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, तो उस टाइम पे फेलियर से फिर कैसे डील करना चाहिए? फेलियर से, ऑल द फेलियर्स आर नथिंग बट, ऑल द फेलियर्स एंड सेटबैक्स, ड्रॉबैक्स are nothing but they are new opportunities. So power of resilience, what the mean of it? Resilience means how can you bounce back from your failures. हमें ये समझना चाहिए मोहित जी कि all the story of success has the story of failures. आज हमें लाइमलाइट में दिखाया जाता है कि विराट कोहली या सो मेनी एथलीट आते हैं, लेकिन उसके जो उसकी एथलीट जर्नी रही है, जो उसका आपके प्रैक्टिस सेशन रहा है, वो कोई देखना ही नहीं चाहता. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँ कि व्हेन यू आर परसिस्टेंट अबाउट समथिंग, व्हेन यू आर कंसिस्टेंट अबाउट समथिंग एंड यू आर रेजिलिएंट अबाउट समथिंग, तो ऑल योर एंजाइटी, डिप्रेशन विल रिमूव फ्रॉम योर माइंड. एक तरह से हमें फेलियर को मतलब पॉजिटिवली लेना चाहिए कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली, ना कि उसको लेके बैठना चाहिए. और यहीं पे मैं ना सक्सेस की बात भी करना चाहूँगा कि सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है. एक होता है कि सक्सेस को कैसे पाएं, क्योंकि एक होता है सक्सेस पा ली हमने बट फिर वापस से फेलियर्स आ रहे, और एक होता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस जो कि आपके पास है, कि आप उस चीज़ तक टिके रहे हो, आप अभी तक वो लेवल पे गए और आप अभी भी उस लेवल पे ही हो. तो उस लेवल पर कैसे रखा जाता है? देखो मुझे, मैं नहीं मानता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ या मैं अनसक्सेसफुल हूँ. मैं दोनों ही चीज़ों में नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेरी लाइफ हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्निंग की रही है. आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, आज भी मैं 4 बजे उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, बुक लिखता भी हूँ, शाम को स्कूल से कॉलेज से आके
फिर थोड़ा सा नैप लेने के बाद में फिर मेरे गुरुजी हैं राजेश जी कुमार, जो मेरे योग गुरु हैं, वो हमारे सभी फैमिली मेम्बर को आपके एक्सरसाइज करवाते हैं। तो ये मेरा एक सेट है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 2014 से मैंने एक सिंगल टैबलेट नहीं ली। जस्ट बिकॉज ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज। हाँ, यस भाई। और भाई कभी टाइम टू टाइम टेस्ट भी कराते हैं तो परफेक्ट रहते हैं। तो अभी वो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम अपनी लाइफ में एक एल्गोरिदम सेट करते हैं लाइफ में, कि जैसे मुझे किस तरीके से अपनी लाइफ को जीनी है, तो लाइफ इज सो ब्यूटीफुल विद सो मैनी कलर्स। आज आज हो क्या रहा है कि हम एक ही कलर के पीछे पड़े हैं। देर आर सो मैनी स्वीट्स इन आवर प्लेट, बट वी आर जस्ट जैसे फॉल बिहाइंड गुलाब जामुन। हमको ये चाहिए, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें ऐसा पैसा कमाना है। आपने सक्सेस के बारे में मुझसे पूछा, तो सक्सेस अलग अलग पर्सन का, अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। किसी के लिए सक्सेस मटेरियलिस्टिक पोजीशन है, और किसी के लिए जो सक्सेस है वो पर्सनल ग्रोथ है ना। किसी के लिए सक्सेस रिलेशनशिप बिल्डिंग है, किसी के लिए जैसे आपकी स्टेटस है। तो यहाँ पे सक्सेस इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी। आज 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 जैसे सोसाइटी का क्या पर्सपेक्टिव है कि जिसके पास पैसा है वो सक्सेसफुल है। नो, मैं आपको यहाँ से एक कोट बताना चाहता हूँ कि when you increase your turnover from 1 crore to 10 crore, it's not your success, it's a growth. Or when your growth is added by norms with honesty, it's called a progress. When your progress is added by integrity, honesty, morality and spirituality, is called success. सक्सेस का जो पैरामीटर कि यू आर सक्सेसफुल, बट इट्स नॉट बिकॉज दैट यू आर हैप्पी, बट व्हेन यू आर हैप्पी देन यू कैन बी सक्सेसफुल। तो हम जैसे व्हाट डू यू वांट एक्चुअली, हम जैसे इवेंचुअली लास्ट में क्या चाहते हैं, वी वांट मनी जस्ट बिकॉज वी वांट टू सक्सेस। फिर मैंने पूछा कि चलो पैसे कमा के क्या क्या कर लोगे मोहित जी? चलो ठीक है, खुश रहेंगे। तो हम अल्टीमेटली वी वांट टू बी हैप्पी, राइट। तो हमें अल्टीमेटली जो हैप्पी रहना, एंड हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ योर माइंड, इट हैज नथिंग टू डू विद योर एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसकी बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यह आपके माइंड की सोच है, माइंड की स्टेप है, राइट। तो इसका उसमें नहीं है। तो आप यू कैन बी हैप्पी राइट नाउ, बट यू कांट बी सक्सेसफुल राइट नाउ। ये तो हमें ये देखना चाहिए। जब अब मैंने फिनलैंड का कंपेयर किया कि आपने एक क्वेश्चन पुट अप किया था कि दे आर हैप्पी, सो दे आर जैसे गुड एट एकेडमिक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि मेरा बच्चा खुश रहे, मेरा बच्चा मुझसे हर बात शेयर कि हमारे स्टूडेंट की, हमारे बच्चों की हैप्पीनेस भी मैटर करती है। हाँ, तो बच्चों, आज पेरेंट्स को क्या है कि मैं ये कहूँ कि उनके कंट्रोल मत बनो, उनके ट्रस्टी बनो। सबसे मेन इम्पोर्टेंट आप पेरेंटिंग में यही है कि उनके आपको ट्रस्टी बनना है। नहीं तो जो स्टिकनेस आप हमारी जो एंशिएंट पेरेंटिंग को आप फॉलो करते आ रहे हैं कि मैं तो इसी तरीके से पेरेंटिंग करूँगा जैसी मेरी पापा ने की है। तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं कि भाई जनरेशन जो गैप है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। और आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि हर 5 to 10 ईयर्स में चाइल्ड साइकोलॉजी पैटर्न चेंज होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी, यस, मतलब मॉडर्न होती जा रही है। अभी जेन जी जनरेशन है, बाद में एल्फा आएगा, फिर आपके बीटा है। तो ये धीरे धीरे जो जनरेशन गैप है वो उसमें चलता रहेगा। जिस समय की जो पिक्चर्स होती है और उस समय जो जनरेशन जिसको अडोप्ट करती है वो वही जनरेशन हो जाती है। तो जैसे जैसे जनरेशन आ रही है, जैसे आपने बोला अभी जेन ज़ी है, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर उसके बाद जो भी आ रही है, तो उनकी इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? देखो, इंटेलिजेंस का ऐसा है कि इंटेलिजेंस हमारे एक कोग्निटिव फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। कोग्निटिव फंक्शन तो बोले तो ये है कि भाई हमारे माइंड की सोचने और समझने की कैपेसिटी कोग्निटिव फंक्शन, कोग्निटिव उसमें है। बट योर कोग्निटिव जो आपकी एबिलिटी है कैन रिड्यूस योर डिमेंशिया। माइंड में क्या होता है कि जब आपकी कोग्निटिव फंक्शन इम्प्रूव है, समझो, और आपके माइंड में एक डिमेंशिया है, एक पागलपन है अबाउट
समथिंग, भाई मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, इट्स ए नेगेटिव, है ना। तो उसको रिमूव करने का जो पावरफुल वेपन है वो हमारा कोग्निटिव एबिलिटीज है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपके जैसे टेक्नो ओरिएंटेड वर्ड होने जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एआई, है ना, एआई का भी छोटा वर्जन है। तो वहाँ पे अगर कोई भी जैसे नॉट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट, सभी कोई एआई हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। या तो इसको अडोप्ट करो या इसको सीखो, इसके साथ चलो, नहीं तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा जैसे खराब होने वाली। और जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ रहा है ना, ये एक तरह से हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है, थोड़ा सा ब्लेसिंग भी है, और कहीं ना कहीं एक थ्रेट भी है कि थोड़ा समझ जाओ, है ना। तो जहाँ पर हमारे एजुकेशन में, हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो बेसिक फैसिलिटी है वो ही नहीं है, तो वहाँ पर एआई स्कूल्स में कैसे आएगा? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि एआई के पहले 1970 में कंप्यूटर आया। कंप्यूटर आया और पहले उस समय, क्योंकि हमारा बर्थ जैसे 70-80 के बीच का है, तो उस समय ये कहा गया कि कंप्यूटर आ गया, बहुत सारी जॉब जाएंगी। तो कंप्यूटर ने भले ही कुछ जॉब्स को रिड्यूस किया हो, लेकिन उन्होंने नए जॉब क्रिएट भी किए, राइट। लेकिन कंप्यूटर का जो इनोवेशन, जो इन्वेंशन था, वो एक ह्यूमन के ऊपर डिपेंड था। ह्यूमन के ऊपर डिपेंड था कि वो उसको ऑपरेट कोई ह्यूमन ही करेगा। कि बच्चे मशीन कितनी भी एडवांस हो जाए, लेकिन उसके पास में एक हार्ट नहीं है, ब्रेन नहीं है, राइट। अब जैसे एडवांसमेंट किस किस का आया, पहले एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे, पहले छोटा मोबाइल हुआ करता था, पहले टीवी बड़े हुआ करते थे, अब एंड्रॉइड टीवी आ गए साथ में। तो धीरे धीरे इमर्जन होता जा रहा है, जैसे एडवांसमेंट होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी अभी इसी एरा में, ऐसा नहीं है। अब एआई को हमें अदर इन्वेंशन से कंपेयर करके देखना पड़ेगा। एआई क्या है कि कृत्रिम आपके इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, राइट। इसका ये है कि एआई यानी कंप्यूटिंग से जैसे इसमें एडवांसमेंट करके और ऐसा सिस्टम डेवलप करना जिससे वो जो आपके ह्यूमन बीइंग सोचते हैं वैसा ही एआई सोचे। तो इसी को तो एआई का कहा गया है। तो जब हम पहले एक ह्यूमन बीइंग का कंपेयर जब हम किसी भी टेक्नोलॉजी से करते थे, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो जो भी मशीनरी हो, वो हमने, लेकिन उसको ऑपरेट एक ह्यूमन बीइंग उसमें करता था, राइट। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मनुष्यों की जैसे ही सोचेगा। तो हालांकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी कमियां भी हैं और गवर्नमेंट इसमें इम्प्रूवमेंट ला रही है, अपनी पॉलिसीज ला रही है, और जिससे डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। तो कमियां तो हैं कहीं ना कहीं, बट इसकी पॉजिटिविटी को आप कुछ अगर वर्ड्स में बताना चाहें तो। देखिए, मुझे ऐसा है कि कमियां, चाहे कोई जैसे फिनलैंड या नॉर्वे नंबर 1 कंट्री है ना, कमियां तो अगर उनसे पूछेंगे तो भी वो भी मानेंगे भी थोड़ी बहुत उनमें भी कमी है। यस। तो मैं इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ये कहना चाहूँगा कि इंडियंस स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है। अगर ये नहीं होता तो आज जैसे आपके यूएसए में, है ना, जैसे मान लो जो भी अदर कंट्री में टॉप जो भी इंस्टीट्यूट उसमें रहे हैं, या जो भी एंटरप्रेन्योरशिप रही है, उसमें हमारे इंडियन ज़्यादा, जैसे सत्या नडेला हुआ, सुंदर पिचाई है, इंदिरा नूई है, सो मेनी आर देयर। तो एक तो ये है। सेकंड क्या है कि इंडियन एजुकेशन को चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज अभी हुआ भी है, इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम भी हो रहा है ना उसमें। और इंडियन एजुकेशन पॉलिसी में जो आपने जैसे मेरे से बीच में क्वेश्चन पुटअप किया कि अभी जो इंडियन एजुकेशन में बजट का 2% के लगभग पार्ट इसमें जाता है, तो इसको 6% करने का एक टारगेट फिक्स किया गया है। अभी फिक्स किया है, हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन वो किया है। तो जब फैसिलिटी डेवलप होगी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत सारे लैब्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे स्किल्ड जैसे इनोवेटिव जो आपके जैसे लेबोरेटरीज डेवलप करनी पड़ेगी। तो इसके लिए वो 6% जो बजट है वो करना ही पड़ेगा। और मैं लास्ट में लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही कहना चाहूँगा कि
इंडियन स्टूडेंट्स में मोरलिटी है हम्म और इमोशनल जो क्वेश्चन है वो रादर देन अदर कंट्री के स्टूडेंट्स से कंपेयर करें ना, हम्म तो इंडियन स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा है, इनमें बहुत पेशेंस है, इंटेलिजेंस भी है। इंटेलिजेंस भी है। तो बस केवल उनको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, बस डायरेक्शन पे वर्क करना है। डायरेक्शन देने है ना। और मैं आपको पूरा अश्योर करता हूँ इस बात के लिए कि हम्म जैसे इंडिया जल्दी ही हम्म सुपर पावर होगा। और इसका इस देखो एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट होते हुए भी, हम्म जैसे इंडिया को कोई भी कंट्री डिनाई कर सकता है क्या? नहीं। नहीं कर सकता भाई। उसको सब जैसे इम्पोर्टेंट जैसे कंपेनियर मानते हैं। हम्म तो ये इंडिया का एक साइन है वर्ल्ड सुपर पावर बनने का। हम्म एजुकेशन सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जो हर कंट्री को डेवलप बना सकता है। हम्म। तो वो एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। तो डेफिनेटली इंडिया विल बी सुपर पावर। ओके सर, और सर जो भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी लोग आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी लाइफ लर्निंग से? सो प्लीज उधर। मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स स्पेशली कि खुश रहें। और पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि कैसे मेरे मम्मी पापा हैप्पी रहें। और पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि मेरे बच्चे कैसे खुश रहें। अगर आपके बच्चे खुश हैं तो जो भी उनमें पोटेंशियल है वो एक दिन ज़रूर हासिल कर लेंगे। उनको उनके मार्क्स से, उनके ग्रेड से जज करना बंद करो, क्योंकि उनमें एक अलग जैसे पोटेंशियल है, उनमें एक अलग यूनिक आइडेंटिटी है उनकी। हम्म। तो भगवान की नज़र में वो एक प्राइजलेस है। तो दूसरों को उनकी प्राइज फिक्स करने का राइट मत दो। इतना ही मैं कहना चाहूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय में दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर अप की है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हालांकि बहुत कमी है, बट ऐसा नहीं है कि पूरी ही कमी है। अगर इतनी ही कमी होती तो हम इतना आगे भी नहीं आते। और जैसे सर ने लास्ट में बोला कि कोई भी कंट्री हमें डिनाई नहीं कर सकता, कि और वो सर ने ऐसा पर्टिकुलर एजुकेशन के बारे में नहीं बोला, वो किसी भी चीज़ में हमें डिनाई नहीं कर सकता। आज हम टॉप लेवल पर हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, पॉलिटिक्स, एजुकेशन सिस्टम, और भी चीज़ें हैं। तो सर ने इन सब पे बात की हमारे साथ, और एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, और अब अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, इन सब के बारे में बात की है। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, और अब हमें नेक्स्ट किसे बुलाना चाहिए आप हमें बताएं। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।